हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर, और आज की इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3 ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अभी तक अगर आपने लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 पिछले 2 लेक्चर्स देखे होंगे तो काफी सारी चीजें हमने क्लियर कर ली है। जैसे लेक्चर 1 में हमने बेसिक पार्ट देखा था केमिकल इक्विलिब्रियम का, है ना। और लेक्चर 2 में हमने देखा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, या इन टर्म्स ऑफ मोलर फ्रैक्शन। ठीक है, तो केसी और केपी के रिलेशन पे भी कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे ना। अरे आपको याद ही होगा यार, भूल गए क्या इतनी जल्दी? उसके अलावा क्या देखा था हमने? उसके अलावा भी 2-3 चीजें हमने देख ली थी, जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स अगर गिवन हो, इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन हो, तो कैसे हम फाइनल कंसंट्रेशन निकालेंगे। ठीक है, आज हम और भी थोड़ा सा ऊपर जाने वाले हैं। आज हम रिएक्शन कोशेंट को देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा भी 2-3 चीजें हैं, मैं आपको वो समझाने वाला हूँ। के इक्विवेलेंट कैसे वेरी करता है। वैसे तो आपको पता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और केपी के लिए करते थे तो प्रोडक्ट का प्रेशर अपॉन रिएक्टेंट का प्रेशर। बट इस ये कैसे कैसे डिपेंड करेगा वो चीज हम देखने वाले हैं। ठीक है, और भी 1-2 फॉर्मूलाज मैं आपको और उनके ऊपर क्वेश्चंस करवाने वाला हूं इस वीडियो में। ठीक है, तो जुड़े रहना वीडियो में, और अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट तक देखोगे तभी बेनिफिट मिलेगा आपको। कॉपी पेन निकाल लेना, क्योंकि आज की वीडियो में कुछ हमारी कॉन्सेप्चुअल टर्म्स भी है, साथ साथ क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो क्वेश्चंस करने के लिए आपके पास मैटर होना चाहिए ना कुछ, तभी तो आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो स्टार्ट करें? ठीक है, आओ। सबसे पहले आता है एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब आपने पिछली वीडियोस में भी देखा है और थोड़ा बहुत आइडिया आपको हो गया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको 3 पार्ट में बताए थे, केपी, केसी और के काई, यानी जो मोल फ्रैक्शन के लिए होता है। मैंने केसी और केपी का बताया था। केसी और केपी पे क्वेश्चन आता है, केसी और केपी आपको अच्छे से आना चाहिए, और उस पे मैंने क्वेश्चंस भी करवाए हैं, और उसके रिलेशन पे भी क्वेश्चन करवाए। रिलेशन आपको पता है, केपी इक्वल्स टू के सी आर टी डेल्टा एन, मतलब आर टी की पावर डेल्टा एन। ठीक है, अब जैसे कुछ टर्म्स है जिसके ऊपर हमारा के इक्विवेलेंट डिपेंड करता है, वो पढ़ लेते हैं आज। सबसे पहले आता है प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, मतलब मुझे रिएक्शन का एक्सटेंट अगर प्रिडिक्ट करना है, उसमें इसका एप्लीकेशन है, उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड आता है डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम बताने में, डायरेक्शन क्या रहेगी। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बताने का मतलब ये भी है ना कि मतलब रिएक्शन कहां तक पहुंची, इसका भी हम पता कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, क्योंकि हमें पता है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होता है हमारा केसी। ये तो आपको पता है ना, जब कंसंट्रेशन की टर्म्स में लेते हैं तो केसी लिखते हैं इस टाइप से। रुको, मैं अलग स्लाइड में बताता हूँ फिर से। केसी को हम ऐसे लिखते हैं ना, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब अगर एक चीज बताओ, एक चीज ध्यान से बताओ, प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा होगा तो केसी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर केसी की वैल्यू ज्यादा है, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से ज्यादा है, दैट मीन्स क्या है, रिएक्शन आगे प्रोसीड हो रही है, रिएक्शन आगे प्रोसीड हो रही है, तो केसी क्या होगा, हाइयर होगा। क्यों? क्योंकि वैसे भी मैथमेटिकली आप देख सकते हो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे है, तो अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो उल्टा होगा। अब अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, और प्रोडक्ट की बढ़ेगी तो क्या होगा, ये वाले केस देखते हैं। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो क्या होगा, देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, नीचे वाला पार्ट ज्यादा है, तो केसी कम हो जाएगा। तब क्या होगा, केसी कम हो जाएगा। जब प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा था, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हाई थी, तो क्या था, केसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से, ऐसे मान के चलो इस रिलेशन से, ऐसे भी आप देख सकते हो। तो जब ये बढ़ रहा है तो केसी भी बढ़ रहा है, और जब ये बढ़ रहा है तो केसी कम हो रहा है। इस टाइप से आप देख सकते हो। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को सेम रख दूं तो केसी की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम हो जाए तो क्या होगा, केसी की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी वो कुछ डिपेंड नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। ठीक है, केसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, अगर दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जाए। इस केस में एक केस ऐसा भी बनेगा, समझ पा रहे हो ना।
तो इसी टर्म से हम बता सकते हैं रिएक्शन आगे बढ़ रही है या रिएक्शन कंप्लीशन से कितनी दूर है। अगर केसी की वैल्यू बहुत हाई है इसका मतलब क्या है, रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ है। और अगर केसी की वैल्यू बहुत कम है, केसी की वैल्यू अगर बहुत कम है इसका मतलब क्या है कि वो रिएक्टेंट की तरफ है, यानी कंप्लीशन से बहुत दूर है। एक बार मैं दिखा देता हूं इस तरीके से, जैसे ये है कोई इक्वेशन ऐसी लिख दी, R इक्वल्स टू P। अब इसका K इक्विवेलेंट यही होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये तो आपको क्या सबको पता है, सबको पता है ना ये। अब प्रोडक्ट अगर बढ़ेगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हाई होगी, इस केस में अगर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है रिएक्टेंट से, तो क्या होगा, K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, वो 10⁻³ से ज्यादा हो जाएगा, मतलब 1000 से ज्यादा आ गया। एक केस ये लेके चल रहे हैं कि ये 1000 से ज्यादा आ गया अगर मेरा केस ही, तो क्या होगा इस केस में, जल्दी बताओ क्या होगा। इसका मतलब, इसका मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है तो यानी कि वो क्या है, कंप्लीशन की तरफ जा रही है। प्रोडक्ट बन रहा है इसका मतलब रिएक्शन कहाँ जा रही है, कंप्लीशन की तरफ जा रही है। तो ऐसे केस में जब हमारी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से ज्यादा होगी, उस केस में हम ये कह सकते हैं कि हमारी रिएक्शन फर्दर प्रोसीड कर रही है, यानी कंप्लीशन की तरफ जा रही है। तो इसके लिए हम लिखेंगे रिएक्शन प्रोसीड्स नियरली टू कंप्लीशन। और उस केस के लिए हमारा जो केसी होगा वो क्या होगा, वो हाई होगा। यानी हमने एक बना रखा है केस की 10⁻³ से 10⁻³ तक देखेंगे। 0 पे क्या होगा, 1 पे क्या होगा, ये सब सारी चीजें हम देखेंगे। केसी की वैल्यू अगर मेरी 10,000 से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब ये है कि वो रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ है। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो गया है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत हाई हो चुकी है रिएक्टेंट से। तो इस टाइप से आप मान के चलो, मतलब ये भी है केसी की वैल्यू इस पे डिपेंड कर रही है ना, तो मतलब जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के लगभग 1000 से ज्यादा है, लगभग 1000 टाइम्स है, लगभग उससे ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि हमने केसी की वैल्यू 1000 से ज्यादा ली है, 10⁻³ से ज्यादा ली है। तो इस केस में जैसे जैसे केसी की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे रिएक्शन कहाँ जा रही है, कंप्लीशन की तरफ जा रही है। ये याद कर लो, याद क्या करना है, ऐसे समझ भी सकते हो। ये बढ़ेगा इसका मतलब केसी की वैल्यू बढ़ेगी, यानी वो प्रोडक्ट की तरफ जा रही है, यानी कंप्लीशन की तरफ जा रही है। और ये बढ़ेगा तो क्या होगा, उल्टा होगा, ये बढ़ेगा तो उल्टा होगा। केस 2 देखो, के इक्विवेलेंट 10⁻³ से भी कम हो जाए, मतलब बहुत कम हो जाए, तो क्या होगा, इसका मतलब रिएक्टेंट ज्यादा बन रहा होगा, इसका मतलब रिएक्टेंट ज्यादा बन रहा होगा। यहाँ पर देखो, रिएक्टेंट जब बहुत ज्यादा होगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से, तो रिएक्शन क्या होगी, प्रोसीड ही नहीं करेगी, यानी रिएक्शन बेयरली प्रोसीड करेगी। ये समझ पा रहे हो ना मैथमेटिकली, वो वाला एक केस समझ लिया ना, अगर आपने केस 1 समझ लिया तो केस 2 समझना आपके लिए कुछ भी नहीं है। केस 2 तो फिर उसी से समझ आ जाएगा, मतलब वही है, बाय 1 गेट 1 फ्री। एक केस समझो, दूसरा केस अपने आप समझ जाओगे। नेक्स्ट आता है केस 3। अब देखो बीच का केस मैंने बताया था, जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नियरली इक्वल होगी तो हमारा जो केसी होगा वो 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट की बराबर हो जाएगी रिएक्टेंट की, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आपस में कट जाएंगे, 1 बचेगा। इस टाइप से देखो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, अगर ये बराबर है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, के की वैल्यू 1 आ जाएगी। और अगर इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये बीच में आएगा, यानी कि ना यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, कंप्लीट होती दिख रही है, और ना प्रोसीड होती दिख रही है। यानी कि क्या है, ये हमारा के इक्विवेलेंट 10⁻³ से 10⁻³ के बीच में आएगा। ये समझ आ रही है ना, सबसे कम 10⁻³ जिसपे रिएक्शन बेयरली प्रोसीड कर रही थी, फिर ये 1 तक पहुंची, सपोज करो के ई क्यू 1 तक पहुंच गई अगर, फिर 1 से गई है 10⁻³ तक। तो ये 3 केस आपको याद रख के चलने हैं। और तीसरा केस ये कहता है ना कि जो हमारा के इक्विवेलेंट है वो 10⁻³ से 10⁻³ तक चल रहा है। और इसमें वो जो पिछले 2 केसेस हमने पढ़े हैं, यानी जिसमें रिएक्शन बेयरली प्रोसीड कर रही थी और एक जिसमें रिएक्शन पूरी तरह से कंप्लीशन की तरफ जा रही थी, ये दोनों केस के बीच में हमारा के इक्विवेलेंट आता है। तो इस टाइप से हम याद कर सकते हैं। तो तीनों केस आपने समझ लिए, ठीक है। ये इसे एक बार और देख लो, अगर 10⁻³ से कम है तो रिएक्शन बेयरली प्रोसीड करेगी, 10⁻³ से 10⁻³ तक है, तब क्या होगा, तब उस केस में जो हमारे वैल्यूज है आर एन पी की,
वो क्या होगी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना, ये वाला यहाँ पर देख लो, 10⁻³ से 10⁻³ तक क्या होगा, हमारा के क्यू क्या ले रखा था 1, वो वाला केस भी तो इसी के बीच में आएगा ना, 10⁻³ से 10⁻³ वाला। मतलब जो हमारी वैल्यूज होगी ना, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, वो नियरली इक्वल हो जाएगी, नियरली, मैं ये नहीं कह रहा एकदम इक्वल होगी। और वेरी लार्ज का मतलब ये है, वेरी लार्ज का मतलब क्या है कि रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी ऑलमोस्ट कंप्लीशन, कब, जब वो 10⁻³ से 10⁻³ से एक्सीड कर जाए। ये हमारा केस 1 था, ये केस 2 था, ये केस 3 था, ये आप अच्छे से देख लो, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा याद करने का नहीं है, आप वही प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से उनको ही आप बैलेंस करके या उनसे ही आप इक्विलेट करके समझ सकते हो। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सब याद करेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके एक फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आते हैं, इसके जैसा दिखने वाला एक फॉर्मूला आर्हेनियस इक्वेशन भी आती है, वो आप क्लास 12th में पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ना है, अभी आपको सिर्फ ये वाला करना है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ इसमें ये सारी चीजें, ये टर्म्स क्या क्या है। तो देखो, ये फॉर्मूला है log K2 अपॉन K1 इक्वल्स डेल्टा H नॉट अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। इसमें देखो करना क्या है, डेल्टा H नोट है हमारा स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, क्या होता है ये, एंथैल्पी के लिए यूज होता है, वैसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ही बोलते हैं इसको, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। और जो हमारा आर है ये गैस कांस्टेंट होता है या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू लेके चलते हैं हम 8.314, ये मैं पहले ही बता देता हूँ, 8.314। T1 और T2 टेम्परेचर है हमारे, T1 और T2 क्या है, टेम्परेचर्स है, इनिशियल और फाइनल, मतलब दो टेम्परेचर अगर गिवन है तो उसको हम T1 T2 मानते हैं, ठीक। K1 एंड K2 क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये तो बताने की अब जरूरत नहीं है, इसके लिए तो हम पूरा चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, पूरे चैप्टर में पढ़ पढ़ के थक चुके हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, तो ये तो अब मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं होगी, ये तो अब आपको रट गया होगा या मन में बस गया होगा, ठीक है। अब देखो, मुझे निकालना क्या है, K1 K2 निकालना है, सपोज करो मुझे K1 K2 की कैलकुलेशन करनी है, तो मैं किसी भी इक्वेशन में ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, सपोज करो मुझे इसका रेशियो निकालने के लिए आता है, या अगर मुझे K1 K2 गिवन है, T1 T2 गिवन है, तो मैं डेल्टा H नॉट निकाल सकता हूँ, डेल्टा H नॉट और K1 K2 गिवन है तो मैं T1 T2 में रिलेशन निकाल सकता हूँ, डेल्टा H नॉट K1 K2 गिवन है, T1 भी गिवन है तो मैं T2 निकाल सकता हूँ। तो कोई भी एक चीज की कैलकुलेशन करने के लिए ये फॉर्मूला हमारा एप्लीकेबल है, तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है और अच्छे से याद करना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपके आते हैं, है ना, याद कर लोगे, कर लोगे यार आप, आपके लिए क्या ही है याद करने में। चलो इसी पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, आ रिएक्शन हैज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 ऑफ 0.5 एट 25 डिग्री सेल्सियस T1 and an equilibrium constant K2 of 2 at 50 degree Celsius T2. Calculate the standard enthalpy change delta H naught in kilojoule per mole. निकालना क्या है, सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज निकालना है इसमें। यहां से देखो, ठीक है, गिवन क्या क्या है, ये वाले पॉइंट्स को मार्क कर लो, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ गिवन। सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए फिजिकल केमिस्ट्री में एक गांठ मान लो, कोई भी सवाल आपको सॉल्व करना है, कोई भी न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है, सबसे पहले जो जो गिवन है उसको लिख लो, और जो निकालना है उसको ध्यान में रखो, ठीक है। गिवन क्या क्या है, K1 है 0.5, एक सेकेंड ये चेंज करते हैं, हाँ अब ठीक है, और T1 है आपका 25 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे डिग्री सेल्सियस को चेंज करना पड़ेगा केल्विन में, तो चेंज कर लेते हैं, 273 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 298 केल्विन, ठीक है। केल्विन में कन्वर्जन पता है ना, डिग्री सेल्सियस को कैसे करते हैं, 273 ऐड कर देते हैं, और K2 क्या दे रखा है, दूसरी वाली लाइन से देखूं तो 2, T2 दे रखा है 50 डिग्री सेल्सियस, कितना हो जाएगा 50 प्लस 273, 323 केल्विन। बोलो हाँ के ना, जल्दी,
समझ आ रहा है ना? अरे समझ आएगा धीरे धीरे, रुके रहोगे, सब्र करोगे तो सब समझ आएगा, नहीं करोगे तो फिर कुछ समझ नहीं आने वाला। फिर मेरे से मत बोलना, ठीक है? तो K1 निकल गया, T1 निकल गया, K2 निकल गया, T2 निकल गया। अब क्या करना है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज डेल्टा H नॉट निकालना है ना। फॉर्मूला लगा दो, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं, आप फॉर्मूला ही लगाते हैं डायरेक्ट। लॉग, फॉर्मूला क्या था हमारा? लॉग K2 अपॉन K1 इक्वल्स डेल्टा H नॉट अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ठीक है, बोलो, अरे जल्दी बोलो, समझ आ रहा है? अब इसको सॉल्व करो। K2 कितना था? 2। K1 कितना था? 0.5। ये है डेल्टा H नॉट 2.303 इंटू, ये हो गया 8.314। ठीक है, इसको हम अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है कि पूरी कैलकुलेशन करनी है। आई नो दैट आप नीट वाले हो, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक हो सकती है, ठीक है ना? लेकिन हम इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कर लेंगे ना, आराम से कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, ये इससे कटा, कितना बचा? log 4। डेल्टा H नोट को एज इट इज रखेंगे। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व कर लो, देखो 298 इंटू 323, ये हो गया 323 माइनस 298 कितना आ जाएगा? 25। और ये लगभग लगभग 19 के आसपास आता है, लगभग 19 के आसपास। मैं अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैं करेक्ट ही बता रहा हूँ, मैं अप्रोक्सीमेटली मान के चल रहा हूँ। और 19 से इसको काटूंगा तो ये लगभग 1.3 आएगा। और ये log 4 की वैल्यू देखो, log की वैल्यू बहुत बच्चों को नहीं पता होती है, मैं इसके लिए एक आपको टेक्निक बता देता हूँ। एक सेकंड, कॉल किसका आ रहा है? चलो कोई नहीं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, log 2 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 0.3010। ठीक है, log 4 की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर दो? थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स तो आता होगा, या भूल गए? क्लास 10th का भी नहीं आता? अरे देखो, 4 को क्या लिखते हैं? 2 का स्क्वायर। क्या लिखते हैं? 2 का स्क्वायर। तो इसको लिखो log 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 इधर आया, 2 इंटू लॉग 2, 2 इंटू लॉग 2। ठीक है, अब देखो, ध्यान से देखो, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखना है, मिस कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब 2 log 2 का मतलब ये है 2 इंटू लॉग 2। लॉग 2 कितना है? 0.3010। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, कितना हो गया? 0.6020। तो यहां से मैंने log 4 की वैल्यू निकाली। वैसे आपको याद रखनी है, log की 2, 3, 4, 5 ये वाली वैल्यूज याद करके चलो, ये याद करके चलोगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना? इतनी वैल्यूज याद कर लोगे, काम चल जाएगा। मैं कह रहा हूँ log की 10 तक वैल्यूज याद कर लो। ऐसे तो log 10 की 1 होती है, log 0 की आपको मालूम ही है। ठीक है, log 1 से लेकर के log 10 तक की वैल्यू आप याद करके चलो, ठीक है ना? वो आप अगर कर लोगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। log 1 0 होता है, log 2 0.3010, log 3 की 4.0.47। इस टाइप से आप याद कर लो ना। log 4 आपका आ गया 0.6, बहुत आराम से याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे यहाँ पर किसी की भी निकालनी है तो log 10 की पता है आपको, log 1 की पता है, log 2 की पता है, तो उससे आप कर सकते हो। जैसे सपोज करो मुझे log 8 निकालना होता तो इसको भी मैं निकाल सकता था, इसको लिख देता log 2 की पावर 3, तो ये हो जाता है 3 इंटू लॉग 2। 3 इंटू लॉग 2 का मतलब ये है 3 इंटू 0.3010, तो ये लगभग 0.9 आता, लगभग 0.9, 0.9030, 0.9 मान के कर लेते हैं। इतना अप्रोक्सीमेशन चलता है, इतना अप्रोक्सीमेशन चलेगा। तो इसको भी अगर मैं 0.6 मान लूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है, इसको 0.6 मान लूंगा। जैसे ये कट के 1.3 आया ना, तो डेल्टा एच नोट इधर रखो और बाकी सबको उधर ले जाओ, यानी कि ये हो गया 298 इंटू 323 अपॉन में, ये वाला पार्ट भी इंटू में आएगा ना, ये कितना आ रहा था? 0.60 अपॉन ये पूरा पार्ट आया नीचे 1.3। अब इसको सॉल्व करो, ये लगभग
2 पॉइंट समथिंग टाइम कटेगा और फिर इससे इसको भी काटना है। तो ये पूरा सॉल्व करके लगभग आएगा, ये हो गया 4 4, इसमें से एक पॉइंट ले लें। अगर मुझे किलो जूल में बदलना है, इसको किलो जूल में लेने का मतलब ये है, क्योंकि मुझे किलो जूल पर मोल में निकालना है ना। किलो जूल का मतलब, किलो का मतलब 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 में पहली इसमें से हटा के चल रहा हूँ, तो 0.3 और ये 146 समथिंग करके चलते हैं। उससे क्या है कि मेरा काम इजी हो जाएगा। तो 150 का थर्ड पार्ट 50 होता है, उससे थोड़ा सा कम आएगा, थोड़ा सा नहीं, काफी कम आएगा वैसे। हाँ, क्योंकि ये भी इंटू हो जाएगा ना, तो ये लगभग आ रहा है मेरा 44.4 समथिंग। एक बार चेक कर लेना, 44 से 45 के बीच में आना चाहिए। मैं 44.4 44.5 लेके चल रहा हूँ। आप चेक कर लेना लेकिन कि कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक तो नहीं है, ये आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब एप्लीकेशंस क्या क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, ये मैं आपको बता ही चुका था कि क्या क्या प्रेडिक्ट करता है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन किस तरफ जा रही है, या तो वो कंप्लीशन की तरफ है या फिर वो बेयरली प्रोसीड कर रही है, यानी कर ही नहीं रही है। ये सब भी हम निकाल सकते हैं। और क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, डायरेक्शन बता सकते हैं, डायरेक्शन क्या रहेगी इक्विलिब्रियम की, वो भी पता चल जाता है। नेक्स्ट पार्ट है रिएक्शन कोएफिशिएंट। इसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके रिएक्शन कोएफिशिएंट में से। ठीक है, थियोरटिकल क्वेश्चन आता है, कभी कभी एमसीक्यू पूछ लेता है इसमें से। रिएक्शन कोएफिशिएंट जो है वो हम कंसंट्रेशन के टर्म्स में भी लिखते हैं और प्रेशर के टर्म्स में भी लिखते हैं। इसको क्यूसी क्यूपी कर लो, जैसे उसको लिखते थे ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम प्रेशर के टर्म्स में भी लिखते थे और कंसंट्रेशन के टर्म्स में भी लिखते थे, केसी और केपी। यहाँ पर हम क्यूसी और क्यूपी यूज करते हैं। हमारा जो क्यूसी है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, ऐसे समझो, क्यूपी है जो वो प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ये समझ पा रहे हो? अरे समझ पा रहे हो ना, हाँ या ना बोलो जल्दी यार। ठीक है, सुबह पनवेल भी निकलना है। नेक्स्ट देखो, रिएक्शन क्वेश्चन को अब हम रिएक्शन में पढ़ के कैसे समझ सकते हैं, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ना, है कि नहीं? बताओ जल्दी। तो देखो अब इसको कैसे देखते हैं। जैसे कोई रिएक्शन लिखिए, ए प्लस बी बी गिव सी सी प्लस डी डी। कोई भी रिएक्शन है, ये तो मैंने रिएक्शन का एक टाइप ले रखा है, ये बना रखा है, इसी से हम निकालते हैं हमेशा क्यू सी क्यू पी। इसका अगर मुझे रिएक्शन क्वेश्चन निकालना है तो क्या निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी, वही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट में क्या है, सी है और डी है, तो उसकी हमने कंसंट्रेशन ले ली। ठीक है, ये आपको निकालना आता है यार, केसी निकालना मैं सिखा चुका हूँ, वही है क्यूसी और केसी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे केसी निकालते थे वैसे ही निकालो, बार बार करवाने की जरूरत नहीं है। अब रिएक्टेंट का कैसे निकालेंगे, ये और इसकी कंसंट्रेशन, इसकी पावर, बस। ये सब मैं केसी निकलवाना सिखाया हूँ ना, बिल्कुल सेम टू सेम है क्यूसी निकालने का, ज्यादा कुछ डिफरेंस है ही नहीं, वही है। These concentration आर नॉट नेसेसरली एट इक्विलिब्रियम। ये बात आपको पता ही है, ये कंसंट्रेशन जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम पे हो, जरूरी नहीं है। इक्विलिब्रियम तो रीच बाद में होगा ना। रिएक्शन कोएफिशिएंट और इक्विलिब्रियम में यही है, वहां पर जो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेते थे वो हम इक्विलिब्रियम पे लेते थे, यहाँ पे ऐसा नेसेसरली नहीं है। तो देखो, एक ग्राफ से इसको समझते हैं। यहाँ पर है मेरा रिएक्शन कोएफिशिएंट, सपोज करो ये मेरा रिएक्शन कोएफिशिएंट है। जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है टाइम के साथ में, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है टाइम के साथ में, वैसे वैसे देखो क्या क्या चीजें हमें देखने को मिल रही है। टाइम के साथ में अगर मेरा रिएक्शन कोएफिशिएंट बढ़ रहा है तो हो क्या रहा है, रिएक्शन क्वेश्चन बढ़ रहा है, यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी, क्योंकि डायरेक्टली डिपेंडेंट तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे ही कर रहा है ना। तो प्रोडक्ट क्या है, बनता जा रहा है, प्रोडक्ट बनता जा रहा है, रिएक्शन क्या हो रही है, प्रोसीड हो रही है। तो एक टाइम जब इक्विलिब्रियम बढ़ेगा तो ये बढ़ते 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 एक टाइम रुक जाएगा जहां इक्विलिब्रियम इसको मिल जाएगा। तो जहां इक्विलिब्रियम इसको मिल गया, जहां इक्विलिब्रियम रीच हो गया, वहां पर ये रुक गया। उस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि रिएक्शन कोएफिशिएंट हम इक्विलिब्रियम के लिए लें, ऐसा जरूरी नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, केसी और क्यूसी में फर्क समझ गए। ये रिएक्शन कोएफिशिएंट है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था।
बस। अब क्यूसी और केसी में रिलेशन अगर मुझे बताना हो तो देखो इसके केसेस बनते हैं अलग अलग, कि क्यूसी केसी के बराबर भी हो सकता है, क्यूसी केसी से कम भी हो सकता है, क्यूसी केसी से ज्यादा भी हो सकता है। ये तीनों केस बन सकते हैं इसके। कैसे कैसे वो आप समझ लो। ठीक है, कैसे कैसे क्यूसी अगर केसी से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, वो इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। वो इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, क्यों? क्योंकि क्यूसी तो इक्विलिब्रियम तक जा रहा है ना। क्यूसी क्या है, क्यूसी जैसे टाइम के साथ बढ़ रहा है, अभी ग्राफ में देखा, जैसे जैसे क्यूसी बढ़ रहा है टाइम के साथ वो इक्विलिब्रियम तक पहुंच रहा है। और जब वो केसी को पार कर गया, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को पार कर गया, तो इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है। यानी रिएक्शन कहाँ पहुंच चुकी है, रिएक्शन कहाँ पहुंच चुकी है, डायरेक्शन कौन सी होगी, बताओ जल्दी। प्रोडक्ट की तरफ होगी ना। यहाँ पर देखो, अगर क्यूसी घट रहा है, अगर क्यूसी घट रहा है तो क्या होगा, रिएक्टेंट बढ़ रहा है, यानी रिएक्टेंट ज्यादा होगा, प्रोडक्ट्स कम होंगे। ठीक है, प्रोडक्ट कम होंगे, रिएक्टेंट ज्यादा होगा। तो उस केस में क्या होगा, डायरेक्शन बैकवर्ड होगी, रिएक्टेंट की साइड होगी बैकवर्ड होगी, अगर क्यूसी कम हो रहा होगा। और क्यूसी बढ़ रहा होगा तो इसका उल्टा फर्दर प्रोसीड कर रही होगी, फॉरवर्ड होगी। ठीक है, तो ये दोनों केसेस को आप समझ सकते हो। क्यूसी केसी से कम होगा तो क्या कर सकते हैं, क्यूसी केसी से ज्यादा होगा तो क्या कर सकते हैं। इसी एक एग्जांपल से आप देख सकते हो। इसमें से बहुत ज्यादा कुछ आता नहीं है वैसे। ये दे दिया देखो क्यूसी वाला, जब क्यूसी कम हो रहा था केसी से तो क्या होगा, क्यूसी कम होगा तो बैकवर्ड रिएक्शन जाएगी ना। इस वाले केस में तो क्यों, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि वो इक्विलिब्रियम तक पहुंचा ही नहीं है अभी तक, इक्विलिब्रियम से पीछे है, इक्विलिब्रियम से कम है। तो रिएक्शन किस साइड है, रिएक्टेंट की साइड है, रिएक्टेंट की साइड है, यानी कि क्या है, बैकवर्ड साइड है। इसको देख के कंफ्यूज मत हो जाना, ये क्यूसी इंक्रीज के लिए दे रखा है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए मैंने जानबूझ के रखा है। क्यूसी अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब, क्यूसी बढ़ रहा है इसका मतलब क्या होगा, क्यूसी केसी से ज्यादा होगा। और क्यूसी अगर घट रहा है उस केस में ये वाले पार्ट होगा। तो दोनों केस को देखो, यहां पर तो इक्विलिब्रियम तक पहुंचा ही नहीं है, यहाँ इक्विलिब्रियम को पार कर चुका है, इक्विलिब्रियम को पार कर चुका है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट कम हो गए और प्रोडक्ट बन गया होगा, मतलब रिएक्टेंट रिएक्टेंट रिएक्ट करते करते प्रोडक्ट फॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं, तो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है। यानी कि रिएक्शन कहाँ प्रोसीड कर रही है, प्रोडक्ट की साइड, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और क्यूसी और केसी एक एक साथ आ गए, बराबर आ गए, इसका मतलब इक्विलिब्रियम हो गया है। ये तो हमें पता ही है कि क्यूसी क्या है, टाइम के साथ बढ़ता है, जैसे जैसे वो बढ़ता रहता है वैसे वैसे वो इक्विलिब्रियम रीच कर लेता है। और जब वो इक्विलिब्रियम रीच कर लेगा, केसी के बराबर आ जाएगा, तो वो इक्विलिब्रियम पे है, तो वो इक्विलिब्रियम पे है। ये सारी चीजें हमें देखते हुए चलना है। और इसमें एक और आता है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, उसको भी हम पढ़ते हैं कि डेल्टा जी नॉट जब जीरो होता है तब क्या होता है, निगेटिव होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, उसको भी हम समझेंगे। वहां पर मैं बताऊं डेल्टा जी नॉट जीरो जब भी होगा तो वो इक्विलिब्रियम पे होगा। ठीक है ना। एक और हमारा टॉपिक आ जाता है, ये सारी चीजें हमें इसलिए समझनी है क्योंकि हम एक क्वेश्चन, जो हम एक टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं ना, उसके लिए हमें सबसे पहले ये सारी चीजें समझनी होगी। अब आपसे मैं पूछता हूँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो देखो, सिंपल सी बात है, जितने भी मोल्स किसी भी रिएक्शन को हमने लिखा, जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड, अब जितने उसमें मोल डिसोसिएट हुए और पहले कितने थे, एक तो है कि उसके इनिशियल मोल्स थे, ठीक है, वो तो फिक्स है। अब उसके बाद कितने मोल्स उसके डिसोसिएट हो गए, कितने मोल्स उसके डिसोसिएट हो गए, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन से घट के वो कितनी कंसंट्रेशन पे आ गया लास्ट में डिसोसिएट होते होते, वो हम चेक करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से। नाम से ही पता चल रहा है ना, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन मतलब टूटना। तो देखो वही चीज हमें चेक करनी है, तो इसमें सिंपली पहले हम देखेंगे इनिशियल मोल्स, ठीक है, वो देख लिए, फिर हम देखेंगे कितने मोल्स डिसोसिएट हुए, उससे फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है इसका, जितने भी मोल्स डिसोसिएट हुए वो अपॉन में पहले कितने थे, टोटल मोल कितने थे स्टार्टिंग में, इनिशियल मोल्स कितने थे, वो फॉर्मूला यही होगा। मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ यहाँ पे। देखो, फ्रैक्शन ऑफ वन मोल डिसोसिएटेड इनटू द प्रोडक्ट, ये होता क्या है, फ्रैक्शन ऑफ वन मोल डिसोसिएटेड इनटू द प्रोडक्ट, इसको ए से भी डिफाइन करते हैं कुछ, इसको अल्फा से भी करते हैं डिनोट। तो वो आपके ऊपर है, आप किससे डिफाइन करोगे। ठीक है, आप किसी से भी डिनोट कर सकते हो। फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने डिसोसिएट हुए और इनिशियली कितने नंबर ऑफ मोल्स लिए, ये हमारा फॉर्मूला होता है। परसेंटेज डिसोसिएशन क्या है, ए इंटू 100, ए इंटू 100, इसका मतलब क्या होगा,
मतलब कितने मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो परसेंटेज में निकल जाएगा। मतलब सपोज करो मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आता है 0.7, अगर मैं उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 70%। अब आप कहोगे इसका 10 आया तो क्या 1000% हो जाएगा, 100% से ज्यादा हो जाएगा? मैं कहता हूँ नहीं, जो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो हमेशा 1 से कम रहेगा, 1 से ज्यादा नहीं आ सकता, 1.1 नहीं हो सकता, 1.01 भी नहीं हो सकता, 1 से हमेशा कम होगा। समझ रहे हो? अगर सपोज करो ए की वैल्यू 1 भी बहुत कम केस में है, मतलब कि 100% डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन। अगर सपोज करो बहुत ज्यादा भी अगर मैं मान के चलूं तो 0.98, 0.989, 0.999 ऐसे मान के चल सकते हो, मतलब 99.9%। तो उतना ज्यादा नहीं आएगा कि 100% से ज्यादा आ जाए, इसकी वैल्यू हमेशा हमारी वेरी करती है 1 से नीचे नीचे तक। ठीक है, 0 to 1। अब एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, निकाल के दिखाता हूँ कैसे इसको निकालेंगे। जैसे ये एग्जाम्पल है, PCl5 इक्वल्स PCl3 प्लस Cl2। इसका एक क्वेश्चन हमने अभी देखा था, पिछली वीडियो में ही देखा, लेक्चर 2 में कल। ठीक है, जिसने नहीं देखा लेक्चर 2 वो एक बार जाके चेक कर लो आपके लिए, क्योंकि काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो मैं आज करवा रहा हूँ ना, बहुत सारे बच्चों को समझ भी नहीं आ रहा होगा, सर के ऊपर से जा रहा होगा, ये होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने पिछली वीडियो देखी ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है ये सारी चीजें। वो कब पता चलेगी? जब आप वीडियो को दोबारा से देखोगे, आपको खुद क्लियर होगा, आपको खुद समझ आ जाएगा सब कुछ। ऐसा थोड़ी है कि नहीं आएगा या नहीं आएगा। अरे देखो, जिंदगी में मुश्किल कुछ नहीं होता है, मुश्किल सिर्फ क्या है, आप उसको आसान या मुश्किल बना सकते हो। मुश्किल सिर्फ ये है कि स्टार्ट करना, आप स्टार्ट कब कर रहे हो। अगर आप आज की डेट में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो ना, तो भी बहुत देर नहीं हुई है, बहुत देर नहीं हुई है। आप आज भी अगर चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, और इंसान अगर ठान ले तो वो क्या नहीं कर सकता। ये सारी मोटिवेशन बकवास लग रही होगी, क्योंकि मैं जानता हूं अभी आप वो चीज, अभी आप उस फॉर्म में नहीं हो, लेकिन जब आपका नीट के एक या 2 महीने रह जाएंगे ना, लास्ट के टाइम पे, तब आप ये सोचोगे कि यार मोटिवेशन कितनी जरूरी है लाइफ में, या फिर सेल्फ मोटिवेटेड रहना कितना ज्यादा आवश्यक है। आप ये सारी चीजें सोचोगे, फिर जब ये सारी चीजें सोचोगे तो आपको लगेगा कि हाँ सही में ये सब जरूरी है। तो वही चीज है, लेक्चर्स को आराम से देखो और सॉल्व करते रहो। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कॉपी पेन लेके बैठो, वो जरूरी भी है, ताकि आपको लाइव क्लास वाली फीलिंग लगे। लाइव क्लास वाली फीलिंग आना बहुत जरूरी है। इन सब लेक्चर में आपको लगता भी होगा मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, वो चलना पड़ता है। अगर वन शॉट बना रहा होता तो शायद इससे भी फास्ट चल रहा होता, कि उसमें तो और भी सारा कुछ करवाना होता है। पर यह है कि आपको, मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको बेस्ट से बेस्ट लेक्चर्स मिले। आपको ये जो लेक्चर्स मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वन शॉट बना दिया, सिर्फ इजी इजी टॉपिक रख दिए, नहीं। हर टॉपिक पे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, हर टॉपिक को आपको एकदम डिटेल लेक्चर मिल रहे हैं, एकदम डिटेल में आपको समझाया जा रहा है। यहाँ पर इतनी डिटेल में कौन समझाता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्टली सब बता देते हैं, हाँ ठीक है इसको सॉल्व करो खत्म। इतना इतना सिंपली कौन समझाता है रिएक्शन क्वेश्चन को? सब उससे ही केसी से इक्वेट करा देते हैं, या फिर कुछ बच्चे भी नहीं समझना चाहते। लेकिन अपनी कोशिश ये रहती है कि बेस्ट से बेस्ट से बेस्ट से बेस्ट देंगे, क्योंकि अपना बेस्ट देंगे तभी बच्चा बेस्ट कर पाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन है अपनी। अब इस रिएक्शन को मुझे करना है इनिशियली मोल। सपोज करो यहाँ पर गिवन है एट टी इक्वल्स टू 0, मतलब क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। इनिशियली कितने मोल्स दिए हुए हैं? 10 मोल्स। ठीक है, उसके बाद PCl3 और Cl2 के तो जीरो ही रहेंगे प्रोडक्ट्स के, क्योंकि टाइम अगर जीरो है, इनिशियली तो कुछ बन ही नहीं रहा होगा ना प्रोडक्ट, इनिशियली तो प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा होगा, सिर्फ रिएक्टेंट के मोल्स होंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा, टाइम टी इक्वल्स टू टी इक्विवेलेंट पे क्या होगा? 5 मोल्स। अब 5 मोल्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं, तो आपके दिमाग में एक चीज आई होगी, ये 5 मोल्स कैसे आए? इसका मतलब सिंपली है, ये घट के 5 रह गए, तो 5 मोल डिसोसिएट भी तो हो गए, 5 मोल डिसोसिएट हुए तभी तो 5 रह गए। अरे सिंपल सी बात है, मेरे पास सुबह तक 100 रुपए थे, या 10 से ही करते हैं, ये 10 वाला अच्छा लग रहा है मुझे एग्जाम्पल। मेरे पास सुबह 10 रुपए थे, अगर मैं 2 घंटे बाद देखूं कि 5 रुपए रह गए, तो दो चीज हो सकती है, या तो मेरे 5 रुपए गिर गए, चोरी हो गए, या फिर 5 रुपए मैंने खर्च कर दिए, तभी 5 रुपए बचे ना। ऐसा तो है नहीं रखे रखे वो खुद खुद ही डिसोसिएट हो जाएंगे, है ना? ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो वही चीज है, 10 में से 5 रहेगा, इसका मतलब क्या है? 5 डिसोसिएट हुए।
और मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, यही करवाया था PCl5 वाला, कि जब इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स के बाद जितना डिसोसिएट होता है उतना ही बनता है प्रोडक्ट साइड में। यानी यहाँ कितना बनेगा 5, और यहाँ कितना बनेगा 5। जितना डिसोसिएट हुआ यहाँ पर उतना ही बन जाएगा। रिएक्शन कोफिशिएंट कोफिशिएंट चेक कर लिया करो। कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं था, 1 1 था, इसीलिए यही लेके चलेंगे। अगर कोफिशिएंट होते तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो 5 डिसोसिएट हुआ तभी 5 बचा ना, और यहाँ 5 बन जाएगा। जितना डिसोसिएट हुआ उतना ही बन जाएगा, सिंपल। अब ये तो हो गई बात कि कितना डिसोसिएट हुआ कितना नहीं हुआ। मेरे को निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसका फॉर्मूला होता है DOD का, ए का नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। वो लिखा नहीं जा रहा है, वो लास्ट में आ गया है। ठीक है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स या इनिशियल मोल्स। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, इस रिएक्शन में आपको ये चीज तो समझ आ रही है ना कि कितने डिसोसिएट हुए हैं मोल्स, 10 में से 5 गए, 5 बचे, तो यानी 5 हुए। ठीक है, तो 5 हुए। और इनिशियली कितने थे, 10 मोल्स थे, तो कितने बचे 0.5। कितने बचे 0.5, इतने ही बचे ना। और अगर मैं पूछूं परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो वो कितना होगा, परसेंटेज है 0.5 को क्या कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बना 50% बना, सिंपल। तो ये भी आप कर सकते हो, कर सकते हो ना, इतनी कैलकुलेशन तो आती होगी सिंपली। ऐसा तो है नहीं कि आपको बिल्कुल भी कैलकुलेशन ना आती हो। ठीक है, ये कुछ बातें लिखी है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए, जिसको हम अल्फा या ए से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली चीज, इट वेरीज फ्रॉम 0 to 1। ये कहां से कहां तक चलता है, 0 से 1 तक चलता है, ये मान के चलो। हो सकता है कि ये फ्रैक्शन में आ जाए, फ्रैक्शन में हो सकता है, यानी कि आपको 0.2 भी दिख सकता है, 0.3 भी दिख सकता है, 0.25 भी दिख सकता है, फ्रैक्शन ये हो सकता है। लेकिन ये 0 से 1 के बीच में ही होगा, 1 से ज्यादा नहीं जाएगा, 1 से ज्यादा नहीं जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है, याद कर लोगे। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, सिंपल सी बात है। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या ले रहे थे हम, डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल, या इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल्स अपॉन मोल्स यूनिट कट गई, यूनिट लेस हो गया। तो 3 चीजें आपको याद रखनी है। एक, पहली कि ये 0 to 1 चलता है, दूसरी ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है, तीसरी इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिट लेस होती है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये 3 चीजें याद कर लोगे, जल्दी से चेक करो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेक करते हैं। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है, हम्म, भूल गए थे अरे अभी तो बताया। जितने भी मोल्स डिसोसिएट हुए अपॉन में जितने हमारे इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स थे। तो अब यहाँ देखो, एक मैं डायग्राम से आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये आपको इमेजिन करवाना चाह रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। एट T=0 ओनली PCl5 इज प्रेजेंट। हाँ, क्योंकि रिएक्टेंट है ना, रिएक्शन ऐसी, रिएक्शन ये है ना, PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, ये थी ना रिएक्शन। तो जब हम स्टार्टिंग में देखें तो सिर्फ रिएक्टेंट था, T=0 पे सिर्फ रिएक्टेंट की ही कंसंट्रेशन होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन। इस बाउल को देखो, तो स्टार्टिंग में क्या है, सिर्फ मेरी रिएक्टेंट की ही कंसंट्रेशन होगी जब हमने स्टार्ट किया। अब जैसे जैसे टाइम बीता, धीरे 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 धीरे, और एक टाइम ऐसा आया कि हमारा PCl3 और Cl2 बन गया, PCl3 और Cl2 बन गया, प्रोडक्ट बन गया ना इससे। ऐसे ही होता है ना, इसको हमने हीट दिया, फिर कुछ भी किया, प्रोसेस करवाया जिससे कि PCl3 और Cl2 बन सके। ठीक है ना। जब सेकंड केस में आप देखो, जब ये हमारे PCl3 और Cl2 बन गया, हमने वो टी इक्विलिब्रियम टाइम नोट किया, हमने वो टाइम नोट किया जिसको हम टी इक्विलिब्रियम कहते हैं।
तो उस केस में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट्स आ गए। जैसे PCl5 के लिए हमने येलो येलो बॉल्स मार्क की थी, PCl3 के लिए ब्लू, और Cl2 के लिए ऑरेंज। ऑरेंज है, रेड है, ठीक है, आप देख लो, रेड है वैसे तो, ठीक है। तो इससे हम पता कर सकते हैं। तो अब ये कितना डिसोसिएट हुआ, क्योंकि येलो बॉल्स भी दिख रही है, यानी PCl5 भी तो है, थोड़ा सा, पूरा का पूरा नहीं बना है, तो यानी ये डिसोसिएट हुआ। और डिसोसिएट कितना हुआ था, 50% हुआ था, ये अभी हमने निकाल लिया था, यहाँ पे निकाला था ना, ये 0.5 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आया था, यानी 50% डिसोसिएट हुआ था। तो 50% ये डिसोसिएट होके क्या बना, PCl3 एंड Cl2, बाकी 50% अभी भी प्रेजेंट है PCl5। तो ये चीज आप समझ पा रहे हो, ये तो आप समझ पा रहे होगे, तो आपका एक टाइप से एनिमेशन टाइप हो गया। चलो एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसके बाद भी शायद स्लाइड्स नहीं बची है क्या, ये लास्ट ही होगा। तो चलो लास्ट क्वेश्चन है आपका, बढ़िया है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक बार अच्छे से। द रिवर्सेबल रिएक्शन 2SO2 प्लस O2 गिव्स का साइन नहीं लगाया है, ये होगा, गिव्स 2SO3 has come to equilibrium in a vessel of specific volume at a given temperature before the reaction began. The concentration of the reactants were 0.060 mole per liter of SO2 and 0.5050 mole per liter of oxygen. After equilibrium is reached, the concentration of SO3 is 0.040 मोल पर लीटर। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आपके नीट एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, आपके क्लास 11th में भी आने के लायक क्वेश्चन है। अगर आप क्लास 11th में स्कूल का भी एग्जाम दे रहे होगे तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये पहली नोट करके चलो। मैं जब बता रहा हूं ना कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वो आते हैं, मान के चलो ये आएगा, समझ पा रहे हो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप करके चलोगे ना, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं, आपकी 100% तैयारी बढ़िया है, ये मान के चलो, समझ रहे हो। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको मतलब एक योद्धा बनाते हैं, एक नीट का एक सिपाही बनाते हैं। देखो रिएक्शन इस टाइप से लिखी है, 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, ठीक है। अब देखो बाकी सारी कंडीशन छोड़ो, मुझे ये बताओ कि रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या क्या है। तो यहां पर दी हुई है, जब रिएक्शन बिफोर रिएक्शन बिगेन, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, रिएक्शन होने से पहले की कंसंट्रेशन क्या होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन ही होगी, यानी टाइम इक्वल्स 0 पे होगी। तो वो क्या क्या दी हुई है, पेन चेंज कर लेते हैं ताकि और अच्छे से समझा सकूं। ब्लू रखते हैं, ब्लू अच्छा लगेगा, ये ठीक दिख रहा है, ठीक दिखेगा आई थिंक। कितनी दी हुई है, 0.060 दी हुई है SO2 की, 1060, ठीक दिख रहा है ये, हाँ ठीक दिख रहा है, ठीक है। और 0.050 दी है ऑक्सीजन की, 0.05, इतना ही लिखते हैं। ये थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक नहीं दिख रहा है वैसे, लेकिन चलो मैनेज करते हैं, ठीक है। अब देखो मेन चीज ये नहीं है, मेन चीज क्या है, हमें इनिशियल कंसंट्रेशन मिल गई है, और कंसंट्रेशन SO3 की दी हुई है 0.040, और ये इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है, ये इक्विलिब्रियम रीच करने के बाद की है, T इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम की है कंसंट्रेशन। यहाँ पर जीरो थी, यहाँ पर कुछ थी नहीं, T इक्वल 0 पे, तब तक तो प्रोडक्ट ही नहीं बना था जब रिएक्शन ही नहीं हुई थी। लेकिन जब T इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे मैं देखूंगा, T इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम पे, तो ये कुछ डिसोसिएट होगा, ये कुछ डिसोसिएट होगा, और वो मुझे गिवन नहीं है कितना डिसोसिएट होगा। तो मैं क्या मान के चलता हूं, लेट द डिसोसिएशन इज एक्स, या ये एक्स डिसोसिएट होता है, ठीक है, या ये एक्स डिसोसिएट हो रहा है। तो ये कितना डिसोसिएट हो जाएगा, 0.06 माइनस 2x। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, और यहाँ कितना होएगा 0.05
माइनस एक्स, और जितना यहाँ पर डिसोसिएट होगा उतना ही यहाँ पर बनेगा, उतना ही यहाँ पर बनेगा। तो ये कितना बनेगा, 2x बनेगा। ये कितना बनेगा, 2x बनेगा। और इसकी तो वैल्यू गिवन है, इसकी तो वैल्यू गिवन है 0.040। तो जो मेरा 2x है उसकी वैल्यू गिवन है 0.040। तो मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा यहाँ से। x कितना हो जाएगा, 0.02। कितना हो जाएगा, 0.02 आ जाएगा। तो यहां से अब मैं इन दोनों की भी तो कंसंट्रेशन निकाल सकता हूँ, यहां पर रख दो बस। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 0.06 माइनस 2 इंटू 0.02, यानी कि कितना हो गया, ये हो जाएगा 0.04, और 0.06 में से 0.04 घटाएंगे तो 0.02 आएगा, एक चीज। ठीक है, ये देखूं, अगर मैं इसको देखूं तो 0.05 माइनस 0.02, ये तो डायरेक्टली आ गया। कितना हो गया, 0.03। बताओ क्लियर है कि नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए ना, क्रिस्टल क्लियर। तो मुझसे पूछा किसकी थी कंसंट्रेशन, शायद ऑक्सीजन की पूछी थी ना। हाँ, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो बस आ गई, कितनी आ गई, 0.03 आ गई, बस यही तो बताना था। ये आप चेक कर लिया करो थोड़ा सा, ये अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक भी हो तो वो आप चेक कर लिया करो, उतना आप कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हल्का फुल्का चलता है ऐसा, इतना नहीं सोचना है। इतना सोचेंगे तो कैसे जिएंगे, है ना, ये भी बात है। करना क्या था, देखो क्वेश्चन को फिर से बताता हूँ। रिएक्शन लिख ली, रिएक्शन गिवी नहीं थी हमें। अब इसमें मुझे इनिशियल कंसंट्रेशन यानी रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले की कंसंट्रेशन गिवन थी 0.06, और यहाँ पर गिवन थी ऑक्सीजन की 0.05। ये मुझे पहले से पता थी। और इनिशियल कंसंट्रेशन पे इनिशियल टाइम में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती नहीं है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी SO3 की कंसंट्रेशन मुझे गिवन थी इक्वलिब्रियम पे, इक्वलिब्रियम पे। तो मुझे सिर्फ क्या करने थे, इनके इक्वलिब्रियम पे डिसोसिएशन वाले कांस्टेंट निकालने थे। सपोज करो यहाँ पर x डिसोसिएट हो रहा है तो यहाँ 2x होगा, और 2x डिसोसिएट होगा तो कितना बचेगी इसकी कंसंट्रेशन, या इसके कितने मोल्स बचेंगे, वो आपको पता है, कंसंट्रेशन से ही निकाला है वाला मैंने। कितना होगा, 0.06 माइनस 2x, और यहाँ पर 0.05 माइनस x हो जाएगा। ये समझ पा रहे हो ना आप, बताओ जल्दी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी फिर वो x बनेगा, और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट दे रखा है 2। तो यहाँ पर 2x बन रहा होगा, और 2x बन रहा होगा, और इसकी वैल्यू गिवन है 0.04। तो इसको इक्वेट कर देंगे, यहाँ पर 2x इक्वल टू 0.04। x की वैल्यू आ गई मेरी 0.02, और जब मेरी x की वैल्यू आ गई तो मैंने इन दोनों में पुट कर दिया। अब मुझसे क्वेश्चन में वो चाहे तो कुछ भी पूछ ले, वो चाहे तो इसकी कंसंट्रेशन पूछ ले SO2 की, चाहे वो ऑक्सीजन की पूछ ले, मैं सब बता सकता हूँ। मैं सब बता सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे पता चल गया है कैसे निकालना है। तो क्लियर है आपको ये वाला पार्ट, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद ये सारी चीजें करवाने के बाद मैं आपको कुछ लिखना चाहूंगा। थैंक यू। वाई काफी खराब सा बना है, लेकिन चलता है, क्योंकि राइटिंग आपकी भी, आप भी डॉक्टर बनने वाले हो ना, तो आपको तो राइटिंग पे वैसे ही ध्यान नहीं देना चाहिए। डॉक्टरों की राइटिंग तो वैसी माशाल्लाह होती है। तो राइटिंग पे कुछ जो लोग मुझे ट्रोल करना चाह रहे हैं वो ट्रोल ना करें, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपकी भी राइटिंग कौन सा बहुत सुंदर है कि नहीं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मैं यही कहना चाहूंगा। और थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दें सभी। नीट के लिए अभी टाइम है आपके पास 6-7 महीने, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप तैयारी नहीं कर रहे हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा अभी सीरियसनेस की जरूरत है। थोड़ा सा और मेहनत करने की और पुश करने की जरूरत है, और वो कर सकते हो आप। ऐसा थोड़ी है कि नहीं कर सकते। ऐसा क्या है जो आप नहीं कर पाओगे, बताओ। अगर कुछ ऐसा है तो जरूर बोलो कि इसमें दिक्कत आ रही है, ये चीज नहीं हो रही है। कमेंट करके बता दो, ज्यादा दिक्कत है तो। ठीक है, कमेंट कर दो क्या चाहिए आपको। आपको जो भी कंटेंट चाहिए आप बता दो, हम उस पे काम करेंगे, अपन टीम काम करेंगे हम साथ में मिलके। ठीक है, आप बोलो। और हाँ,
व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल जिसने भी ज्वाइन नहीं किया वो एक बार ज्वाइन कर लो, क्योंकि क्या है कि उस पर बहुत सारा कंटेंट हमारा आता है, जो भी आपका स्टडी मटेरियल वगैरह है वो सब उस पर आप देख सकते हो, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है वो चीज़। तो उसको आप एक बार ज्वाइन कर लो, ठीक है। तब तक के लिए निकलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अस।